हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का आज हमारा जो होगा ये लेक्चर 2 होगा। और लेक्चर 2 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आज हम लोग बेसिकली हमारे जेनेटिक्स में जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेंगे तो हमारे लिए जेनेटिक्स पढ़ना जो रहेगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और हमने जो पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ था वो था उसका इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए थे जो कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, डिस्कस किया हुआ था। जिसमें मैंने सबसे पहली बात आपको ये बताई हुई थी कि जो हमारा टर्म जेनेटिक्स होता है उसको देने का जो क्रेडिट है वो हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटसन या डब्ल्यू बेटसन ने 1905 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो टर्म हमारा जेनेटिक्स होता है उसको देने का काम किया। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने को हम लोग क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम देते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली अपने को देखने को मिलता था कि पी प्लांट पे था, अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पाइसम सटाइबम बोलते हैं। दूसरी बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पिता बोलते हैं वो भी हम लोग बेटसन को ही बोलते हैं। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारा जेनेटिक्स है उसमें जो एक्सपेरिमेंटल फादर हैं, एक्सपेरिमेंटल फादर का जो क्रेडिट दिया गया है वो टी.एच. मॉर्गन को दिया गया है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने बेसिक जो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे उसको हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में कि टर्मिनोलॉजियों में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, फैक्टर। कई सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंडल्स ने जो फैक्टर टर्म यूज किया था, हर जगह पे मेंडल्स ने क्या किया था, फैक्टर्स को ही दिया था। आज का जो टॉपिक है वो बेटा है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, कि हम लोग कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो बेसिकली क्या करेंगे, जेनेटिक्स में यूज करेंगे। क्योंकि जो पहला लेक्चर था वो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड था, जो कि मैंने आपको क्या किया था, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक्स होता है वो हेरिडिटी और वेरिएशन से मिल करके बनता है। हेरिडिटी क्या होता है, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जो वंशानुगत लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी से क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग में कैरी ऑन्स होते हैं। जो हम लोगों ने देखा वेरिएशंस में, वेरिएशंस हमारा दो प्रकार का होता था, एक इन्वायरमेंटल वेरिएशंस था, दूसरा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, इन्वायरमेंटल वेरिएशन था, दूसरा था हेरिडिटी वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो था वो फिक्स नहीं होता था, वो इन्वायरमेंट के रिकॉर्डिंगली देखने को मिलता था कि इंड्यूस हुआ करता था। लेकिन जो हेरिडिटी वेरिएशन था वो क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था, वंशानुगत होता था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया हुआ। तो अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहली क्लास देखिए, फिर उसके बाद आपको ये क्लास देखिए जो आज क्लास हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हम लोग फैक्टर को देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज की गई। तो सबसे पहला है फैक्टर। अगर हम फैक्टर को अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं तो मेंडल्स ने सबसे पहली बात तो फैक्टर टर्म को यूज किया था। मेंडल्स ने कहीं पर जीन टर्म को यूज ही नहीं किया था। तो ये जो होता है क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। कहाँ से, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ये स्टेबल्स होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन भी क्या होता है, कैरी ऑन्स होता है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंजेज होता है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है। इसी चीज़ को जो मेंडल्स ने कहा था, वो क्या कहा था, इन्होंने फैक्टर का नाम दिया। इस स्ट्रक्चर्स को मेंडल्स ने फैक्टर का नाम दिया था। क्योंकि फैक्टर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जीन होता है। लेकिन मेंडल को जीन के बारे में, म्यूटेशंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस थी वो नहीं थी। तो मेंडल्स ने इसीलिए उसको क्या नाम दिया था, फैक्टर का नाम दिया। तो फैक्टर्स हमने क्या बताया, फैक्टर वो होता है जो कि क्या होता है, स्टेबल्स होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंजेज होता है वो भी अपने को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि मेंडल्स ने ही हर जगह पे क्या किया था, फैक्टर टर्म को क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो जो सबसे पहली बात हो गई, मेंडल्स ने ये बताया था समथिंग पास स्टेबली, कि सम कुछ ना कुछ क्या होता है, पास होता है, समथिंग
समथिंग पास्ट स्टेबली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट विदाउट एनी चेंजेज। मेंडल्स ने ये कहा कि कुछ न कुछ क्या होता है, पास होता है। मेंडल्स ने जब उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि समथिंग पास्ट स्टेबली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कुछ न कुछ क्या होता है, बिल्कुल स्टेबली क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट क्वांटिटी में क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि पेरेंट से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग के थ्रू से क्या होता है, गैमेट में पास होता है, और उसमें क्या होता है, विदाउट एनी चेंजेस या विदाउट चेंजिंग या चेंजेज, बिना भी उसमें किसी भी प्रकार के चेंज हुए, बिना किसी प्रकार के बदलाव हुए, कोई ना कोई चीज होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशानुगत होती है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, फिर ऑफस्प्रिंग से क्या होती है, वो क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट में फिर क्या होती है, ऐसे कैरी ऑन्स होती हुई वो जाती है। इस स्ट्रक्चर्स को, इस फेनामिना को मेंडल्स ने जो नाम दिया था, क्या नाम दिया था उसको, फैक्टर नाम दिया था। मेंडल्स ने क्या नाम दिया था, फैक्टर्स का नाम दिया, और इसी फैक्टर्स को बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन ने 1909 ईस्वी में इसी फैक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। तो हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा डिस्कस करते हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, जीन के बारे में, क्योंकि यही फैक्टर ही क्या होता है, वो जीन कहलाता है। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि मेंडल्स में अभी हम आपको जब मेंडल्स की सारी जीवनी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम आपको कई सारे जो इम्पैक्टफुल चीज़ें होंगी वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के हम लोग सेशन में ये सोचेंगे कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग अच्छे और बेहतर ढंग से उसको पूरा का पूरा पढ़ लें। तो अपने को आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर। समथिंग पास्ट स्टेबली, कुछ न कुछ क्या होता है, स्टेबली बिल्कुल कांस्टेंट में, स्टेबल क्वांटिटी में क्या होती है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो क्या होती है, पास होती है, कहाँ से, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, फिर थ्रू क्या होती है, गैमीट में जाती है, विदाउट एनी चेंजेज, बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुए। तो ये चीज जो कहलाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग फैक्टर का नाम देते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं हम लोग, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, या दीज फिनोमेना, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, अब स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ संरचना से नहीं है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फैक्टर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैक्टर का नाम देते हैं। अब दूसरी बात हो गई यहाँ पर जीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो टर्म जीन वाज गिवन बाई जोहानसन, इसको किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। कब दिया था, 1909 ईस्वी में। सबसे पहले इसको देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, जोहानसन का है। तो जोहानसन ने ये बताया था कि जो जीन होता है वो यूनिट ऑफ क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। जो हमारा क्या होता है, जीन होता है, वो क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि इसी फैक्टर को ही क्या नाम दिया गया, आगे चल करके जीन का नाम दिया गया। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है वो जीन ही जा रहा है। तो सबसे पहले इस टर्म को देने का जो क्रेडिट है वो जोहानसन का है। फैक्टर टर्म को देने का जो क्रेडिट है वो मेंडल्स का, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया अकॉर्डिंग टू मेंडल्स कि जब हम लोग किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, मेंडल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तब अपने को ये चीज़ जो होगी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात, टर्म जीन को देने का क्रेडिट जो है जोहानसन का है। अगली बात ये देखने को मिलती है, जीन इज आ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को भी मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस जो होता है वो हेरिडिटॉस, जो शब्द है हेरिडिटी का, उससे मिलकर के बना हुआ है। और इनहेरिटेंस में भी देखने को मिलता है द ट्रांसमिशन ऑफ जीन करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत लक्षण होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पैतृक से क्या होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें कैरी ऑन्स होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस को हम लोग दूसरे शब्दों में हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये बात हो गई। अगली बात ये देखने को मिलता है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो जीन होता है वो क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज अ
शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड कंटेन एंड विच कंटेन all information and which contain all genetic information। और ये क्या करती है, जितनी भी तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कैरी ऑन करती है। इट मीन्स जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, डीएनए का बिल्कुल शॉर्ट सेगमेंट होता है, छोटा सेगमेंट होता है, छोटा खंड होता है। एंड विच कंटेन ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको कंटेन करने का जो काम करता है वो हमारा जीन करता है। तो आप लोग इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। तो हम केवल इसी फैक्टर टर्म को क्या करेंगे, मिटाएंगे, और जीन टर्म को फिर आगे कैरी ऑन करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इसी में देख लेते हैं जीन कंट्रोल ऑल करेक्टर। जितने भी तरह के करेक्टर्स होते हैं सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो क्या होता है, जीन करता है। जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी होते हैं। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। बिल्कुल वैसे जैसे हम कहते हैं कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, इन्वायरमेंट की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो एटमॉस्फेयर होती है, लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो एल्वियोलाई होती है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो जीन की फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, डीएनए होती है। और एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि जीन जो होता है फाउंड इन लीनियर फैशन। जीन इज फाउंड इन लीनियर फैशन, क्योंकि यूकारियोट का डीएनए है, लीनियर फैशन ऑफ क्रोमोजोम जो हमारा जीन होता है वो क्या होता है, लीनियर फैशन में पाया जाता है, वो भी किस पर, क्रोमोजोम के ऊपर। जैसे ये मानते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर फैशन का क्या होता है, ये क्रोमोजोम्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्रोमोजोम्स होता है। इसी क्रोमोजोम्स के ऊपर ही क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। अब ये हमने दिखा दिया कि क्या हो गया, ये जीन्स हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने जो नाम दे दिया ये क्या है, जीन्स है। तो जीन क्या हो गया, एक तरह का हमारा जो देखने को मिला, ये एक तरह का क्या हो गया, पैसेंजर्स हो गया, जो कि उसके ऊपर क्या हुआ है, बैठा हुआ है। और जो हमारा क्रोमोजोम्स है वो क्या हो गया, एक तरह का व्हीकल्स हो गया। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है, जीन जो है वो क्या है, एक तरह का पैसेंजर है। जीन क्या है, एक तरह का पैसेंजर है, ठीक है कि नहीं। और जो हमारा क्रोमोजोम्स है वो क्या है, एक तरह की हमारी क्या है, व्हीकल्स है। वो क्या है, एक तरह की व्हीकल्स है, मतलब एक तरह की गाड़ी है। और जो हमारा पैसेंजर है वो एक तरह की, जो हमारा जीन है वो एक तरह का क्या है, पैसेंजर है, जो कि, या हम ऐसा कह सकते हैं, क्रोमोजोम नामक गाड़ी पर जो जीन नामक जो सवारी होती है ये इसी के ऊपर क्या करती है, सवार होकर के आगे की ओर क्या करती है, बढ़ती रहती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्रोमोजोम क्या हो गया, एक तरह का व्हीकल हो गया, जीन जो हो गया वो क्या हो गया, पैसेंजर हो गया। क्रोमोजोम नामक गाड़ी पर जो हमारा जीन नामक जो सवारी होती है ये इसी के ऊपर सवार होकर के क्या करती है, आगे की तरफ क्या करती है, बढ़ती रहती है, या इसी के ऊपर क्या होती है, वो सवार होकर के क्या करती है, वो आगे की तरफ चलती है। इस तरह से क्या हो गया, ये ओवरऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, जीन के बारे में हो गया। अब यहीं पर एक छोटा सा टर्म आ गया है, क्रोमोजोम्स। हम लोग इसको भी छोटा छोटा टर्म, क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, अब अपने को यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं पढ़ाना कि पूरा जीन ही पढ़ा देना, रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्टॉन, ये सब नहीं। बस इसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये शब्दावलियाँ जो बार बार आती रहेंगी, तो अगर हम लोग एक जगह पे पढ़ लेंगे तो ये शब्दावली अगर कहीं पर भी आएंगे तो अपने को ये तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस शब्द की मीनिंग क्या होती है। तो टर्म जीन को देने का जो क्रेडिट है वो जोहानसन वैज्ञानिक का है, 1909 ईस्वी में उन्होंने दिया। अगली बात हो गई कि जो जीन होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है, किसका, जो हमारा डीएनए होता है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। जीन जो होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी देखने को मिलता है। जो जीन होता है वो शॉर्ट सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि क्या करता है, विच कंटेन
ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि जितनी भी तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, ये कंटेन करने का काम करता है। जीन कंट्रोल ऑल करेक्टर, जितने भी तरह के करेक्टर्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जीन जो होता है वो लीनियर फैशंस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। तो ये मैंने लीनियर फैशंस में क्रोमोजोम्स को दिखा दिया और इसी के ऊपर क्या किया है, आपको जीन को दिखा दिया है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रोमोजोम्स के बारे में। क्रोमोजोम्स क्या हो गया, एक तरह का व्हीकल्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमोजोम्स। अब इसको फिगर रहने देते हैं, अभी फिगर फिर काम आ जाएगा अपना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम कि क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम टर्म को देने का जो सबसे पहला काम है, नेम गिवन बाई वाल्डेयर। इसको सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, वाल्डेयर वैज्ञानिक को जाता है, वाल्डेयर वैज्ञानिक को जाता है। और जो क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स आर क्रोमोजोम्स आर हेरिडिटी व्हीकल्स। ये क्या होता है, हेरिडिटी व्हीकल्स होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच कैरीज जनरेशन टू जनरेशन। बिकॉज इट कंटेन what, because it contain not, it carry gene, because it carry gene फॉर, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बस इतना बहुत है कि जो इसमें क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होता है, हेरिडिटी व्हीकल्स होता है। बिकॉज इट कैरी जीन्स को कैरी करता है फॉर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ये कैरी ऑन्स करता है जीन को। अब यहाँ पर क्रोमोजोम्स जो अपने को एक शब्द मिला, वो क्या मिला कि क्रोमोजोम्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक हेरिडिटी क्या होता है, व्हीकल्स होता है। क्या होता है, हेरिडिटी व्हीकल्स होता है। अब क्रोमोजोम्स हम कहाँ पर देखते हैं, कैसे, तो सबसे पहले क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, क्रोमोजोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रोमोजोम देखने को मिलता है। और क्रोमोजोम्स के बाद क्या होता है, अपने को डीएनए देखने को मिलता है। फिर डीएनए का जो सेगमेंट होता है वही क्या होता है, जीन होता है। इसका मतलब जो होता है, सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में पाया जाता है। और जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोजोम्स देखने को मिलता है। और जो क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है नहीं, या डीएनए जो होता है वो क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, देखने को मिलता है। इस तरह से क्या हो गए कि ये जितने भी हो गए एक दूसरे के क्या हो गए, बिल्कुल रेसिप्रोकल्स हो गए। इस तरह से क्या हुआ, क्रोमोजोम्स भी हो गया, हमारा डीएनए भी हो गया, ठीक नहीं। सेल है, जैसे हम कोई भी एक सिंपल सेल बनाए तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में ही क्या होगा, क्रोमोजोम्स देखने को मिलेगा, और क्रोमोजोम्स में ही क्या होता है, डीएनए जो होता है वो देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि जो हमारा क्रोमोजोम्स जो होता है, मतलब क्रोमोजोम की जो गाड़ी होती है, गाड़ी हो गई, ये पैसेंजर मतलब सवारी हो गई, इसको गाड़ी बोल देंगे, इसको पैसेंजर को सवारी बोल देंगे। मतलब क्रोमोजोम की गाड़ी पर जीन नामक जो सवारी होती है वो बैठती है, या उसी के ऊपर क्या होती है, वो सवार होती है। तो बिल्कुल वही क्रोमोजोम नामक गाड़ी हो गई, और जो डीएनए के अंदर जो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, जीन देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी का जो फ्रेगमेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो जीन कहलाता है। डीएनए का ही जो फ्रेगमेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, जीन कहलाता है। तो इसी के ऊपर क्या होती है, वो अपने को देखने को मिलेगी। इस तरह से क्या हो गया, ये क्रोमोजोम्स हो गया। फिर से बता दें, क्रोमोजोम टर्म को देने का काम वाल्डेयर का है। वाल्डेयर वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि क्रोमोजोम्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक हेरिडिटी व्हीकल्स होता है। क्योंकि इसके अंदर देखने को मिलता है, ये जीन को कैरी करता है, और जो जीन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, मूव ऑन्स होता रहता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ये मैंने सिंपल से एक आपको ट्रिक बताई कि किस तरह से हम लोग इसका सिक्वेंशियल जो ऑर्डर होता है वो देखते हैं। क्रोमोजोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए क्रोमोजोम्स को हम लोग न्यूक्लियर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स जो होता है वो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होता है, जो कि हेरिडिटी में, म्यूटेशंस में,
साथ ही साथ जो हमारे एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती हैं, उन सारी चीज़ वेरिएशंस में, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा जो हमारा क्रोमोजोम्स होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एलील्स के बारे में। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे जो टॉपिक्स टर्म हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एलील्स के बारे में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको सारी चीज़ें जो होंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद आपको टर्मिनोलॉजी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एलिल्स बोलते हैं अथवा इसी को हम लोग एलिलोमार्फ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? एलिलोमार्फ्स बोलते हैं। तो इस टर्म को देने का जो क्रेडिट है सबसे पहले वो किसको जाता है? टर्म गिवन बाय बेटसन। एक वैज्ञानिक है, जिन वैज्ञानिक का नाम है बेटसन। तो बेटसन ने सबसे पहले क्या किया था, इस टर्म को देने का काम किया, और उन्होंने बताया था कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है जीन का, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, या अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होता है जीन का, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिल्स नाम देते हैं, अथवा क्या बोलते हैं उसको? एलिलोमार्फ्स बोलते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? एलिल्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। अल्टरनेटिव एलिल्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स। एलिल्स जो होता है क्या होता है? बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है बिल्कुल सेम जीन का। अब सेम जीन का है तो जैसे किसका? अब सेम जीन होगा तो इसका मतलब जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी होगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अगला क्या देखने को मिलेगा? स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया? ये बिल्कुल सेम जीन का मतलब, एक जैसे एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो ये क्या है? ये टॉल है, तो स्मॉल टी क्या है? ये डॉर्फ है। अब इसको आर को देख समझना चाहें तो आर जो है वो राउंड है। स्मॉल आर को समझना चाहें तो ये कैसा है? ये व्रिंकल्ड है, ये व्रिंकल्ड है। अगर हम वाई को समझना चाहें तो ये येलो है, ये येलो है। स्मॉल वाई को समझना चाहें तो ये क्या है? ये ग्रीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है बिल्कुल सेम जीन का। सेम जीन का मतलब ये हो गया, जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी में डोमिनेंट और रिसेसिव लेते हैं कि ये डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव है। डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इसी को हम लोग P1 या पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। अभी इसको भी बताएंगे डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अब यहाँ पर हमने टॉल को लिया, यहाँ पर हमने डॉर्फ को लिया, टॉल डॉर्फ को। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी हो गया, इसी को हम लोगों ने स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी हो गया। यहाँ पर अब इसको भी कैपिटल टी लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे? स्मॉल टी। अभी इसको बताएंगे, इसके लिए परेशान मत रहिए। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब दोनों के जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। तो इसीलिए मैंने टॉल लिया, यहाँ पर डॉर्फ है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर ब्रिंकल्ड है। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। जैसे अभी अब कैपिटल टी ले लेते तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं था कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं है, ये बिल्कुल सेम फॉर्म से, बिल्कुल पैरेलल फॉर्म से, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म्स है। तो इसलिए हम लोग इसको एलिल्स नहीं नाम देंगे। लेकिन अगर ये कैपिटल टी है फिर स्मॉल टी है तो ये कैपिटल टी के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल टी। तो ये क्या है? इसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। लेकिन जीन जो है दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे? ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स। लेकिन अगर हम यहीं पर कैपिटल वाई ले तो ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स नहीं है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई ले रहे हैं, तो ये कैपिटल वाई के बाद क्या? स्मॉल वाई आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। किस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं? और भी एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ जीन इन विच कोड्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। हम लोग एक डिफिनेशन इसकी और भी लिख सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ जीन which codes a contrasting करेक्टर या कंट्रास्टिंग ट्रेट। यहाँ पर एक डिफिनेशन और भी लिखी थी, इट इज अ पेयर ऑफ जीन। ये बिल्कुल पेयर ऑफ जीन है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, बिल्कुल क्या है? पेयर ऑफ जीन है।
विच कोड आ कंट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट। ये डिफरेंट ट्रेट को क्या करता है बताता है। अब डिफरेंट ट्रेट का मतलब जो हो गया, ये क्या हो गया, जो उसके विपरीत लक्षण होंगे उसको क्या करेगा, ये दर्शाएगा। तो जैसे इस दोनों क्या है, सब जितने भी लिखे गए तीन के तीनों सारे के सारे क्या है, बिल्कुल विपरीत लक्षण वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग एलिल्स नाम देते हैं। आई होप आपको एलिल समझ में आया होगा। एलिल्स टर्म को देने का काम बेटसन का है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, बिल्कुल सेम जीन पर क्या होता है देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया भी कि ये पेयर ऑफ जीन होता है, जिसमें क्या होते हैं, कोड होते हैं जो हमारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग इसको भी समझ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है। आप लोग सेशन पूरा देखिए, डेफिनेटली आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मेरा ये पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको 100% अपना दें, और जो कंटेंट एंड क्वालिटी है उससे किसी भी प्रकार का हम समझौता नहीं करते हैं। हम बहुत सारी किताबों को बेसिकली स्टडी करने के बाद ही जो नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम आपको कई किताबों से पढ़ करके फिर उनका जो स्टैंड्स नोट्स होता है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने ईमानदारी से जो हमने इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाई है उसको पढ़ा हुआ है, अगर आपने पूरी सेल बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ा हुआ है, तो कई सारे जो किताबों में मिला मुझे, जहाँ से मैंने स्टडी किया अपने पूर्वज नॉलेज को लेकर के, सारी चीज़ों को देख करके, वहाँ से कोई भी चीज़ें जो है मैंने छोड़ी नहीं हुई हैं। तो आपको 100% देने का ही प्रयास किया है। तो अगर आपको कहीं से भी कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए। और मैंने आपसे बार बार कहा कि आप लोग, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप उसको कमेंट भी किया करिए, ताकि हमें भी लगे कि जो हमारे बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं वो हमारे सेशन को देख रहे हैं और उनको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपका जो एक कमेंट होता है वो हमें भी एनर्जी देता है, ताकि हम भी और भी एनर्जेटिक के साथ में आपको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रोवाइड करें। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देने का पूरा टाइम देते हैं, और हम साइड में भी हो जाते हैं ताकि आप लोग बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं होमोजाइगस। आज का पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरी की पूरी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस कर सकें। ए पेयर ऑफ सिमिलर एलिल्स, इसका मतलब क्या होता है, ए पेयर ऑफ सिमिलर एलिल्स। इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी सिमिलर एलिल्स वाले होते, बिल्कुल समान एलिल्स वाले जो होते, अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, कंट्रास्टिंग ट्रेट था, बिल्कुल अलग अलग था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को पढ़ा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी तो सिमिलर वाला है, वो सिमिलर वाला नहीं था, वो अलग अलग था। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सिमिलर एलिल्स को पढ़ना है। अब जैसे सिमिलर एलिल्स को पढ़ना है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कैपिटल टी ले सकते हैं, कैपिटल आर ले सकते हैं, कैपिटल वाई ले सकते हैं। अब यहीं पर कैपिटल स्मॉल टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल सिमिलर है। स्मॉल आर भी ले सकते हैं, स्मॉल वाई भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं हमारे एलिल्स, ये सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, और बिल्कुल क्या है, पैरेलल, बिल्कुल सिमिलर जीन्स जो हैं वो अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये कंडीशंस जो होती है, ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोजाइगस कंडीशंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा जो होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, कि हेट्रोजाइगस कंडीशंस क्या होती हैं। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है ए पेयर ऑफ डिसिमिलर एलिल्स। इसमें क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ डिसिमिलर एलिल। इसमें क्या होता है, डिसिमिलर एलिल्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एलिल्स में। इसमें क्या सारे के सारे डिसिमिलर एलिल्स वाले हैं। अगर इसमें सारे के सारे डिसिमिलर एलिल्स हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, इसे कैपिटल टी स्मॉल टी ले सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर ले सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे डिसिमिलर एलिल्स वाले हैं। इसलिए क्या हो गया
कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गया, तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होता है उसी को हम लोग हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एलील्स। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये क्या होते हैं, हमारे डिससिमिलर एलील्स होते हैं। तो ये इतना हो गया। आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो आप लोग जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और उसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप के बारे में। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब जिसमें बिल्कुल सिमिलर एलील्स अपने को देखने को मिलता है, और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे डिससिमिलर एलील्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हमारा क्या होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को देने का जो टर्म है, इसको देने का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले किसको जाता है? जोहानसन को जाता है। इसका मतलब टर्म गिवन बाय जोहानसन। इस टर्म को भी देने का जो सबसे पहला क्रेडिट है वो किनको जाता है? जोहानसन को जाता है, जिसमें हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले जीनोटाइप को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिनोटाइप को डिस्कस करेंगे। जीनोटाइप वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिनोटाइप वो होता है जिसमें हम इंडिविजुअल्स का क्या करते हैं, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या होता है, फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप जो होता है उसमें हम इंडिविजुअल्स की जो एक्चुअल जेनेटिक मेकअप होता है, जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, उसको लेते हैं। जैसे हम किसी का जीनोटाइप निकालते हैं तो उसमें कंप्लीट कितने टॉल हैं, कितने हाइब्रिड मोड में हैं, कितने हमारे रिसेसिव मोड में हैं, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फिनोटाइप में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे टॉल कितने हैं, कितने डॉर्फ हो गए हैं, कितने हमारे क्या क्या हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ में कंसिडर करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग जीनोटाइप की बात करते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है? इट रिप्रेजेंट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट रिप्रेजेंट जेनेटिक्स मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मेकअप्स होता है उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें, कैपिटल टी स्मॉल टी है। जैसे हम लोग ले लें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। वहीं पर हम लोग इसके सिमिलर भी ले लेते हैं, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। या हम लोग ले लें कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई। तो हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स को ले लें। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जीनोटाइप्स होते हैं, जो कि अपने को क्या होते हैं, दर्शाते हैं। सारे के सारे जेनेटिक मेकअप में जीनोटाइप को दर्शाते हैं। लेकिन जब फिनोटाइप की हम लोग बात करते हैं, तो फिनोटाइप्स हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इट रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें, टॉल कितने हैं, कितने डॉर्फ हैं, कितने राउंड हैं, कितने व्रिंकल्ड हैं, इन सारी चीज़ों को लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक देखें, तो यहाँ पर क्या है, हमने ले लिया कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी। जिससे अपने को मिलेगा कि एक F1 जनरेशन में अपने को ये चीज़ जो होती है वो देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर ले लिया कैपिटल टी है, ये टाल है। दूसरा हमने ले लिया ये डॉर्फ है, ये स्मॉल टी है। इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल टी, इसका क्रॉस करेंगे स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हम सेल्फ क्रॉस कर देते हैं। सेल्फ क्रॉस करने की इसका डिटेल बताएंगे आपको, अभी केवल समझिए ऐसे। अब इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी आ गया। फिर इसको करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। अब इसमें जब जीनोटाइप फिनोटाइप की बात आएगी, ये तो टॉल है, बट ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टॉल हैं। ये क्या है, अपना ड्वार्फ है। लेकिन जब हम यहाँ पर टॉल को कंसीडर करेंगे तो टॉल हमारा 3 है और ड्वार्फ हमारा कितना है, वो 1 है।
तो हमारा जो फिनोटाइप का रेशियो निकल के आ रहा है उसमें कितना आ रहा है, 3:1 का आ रहा है, क्योंकि टाल कितने हैं, 3 है। लेकिन जब वहीं पर हम जीनोटाइप इसका निकाल रहे हैं तो जीनोटाइप में हम टाल को 1 गिनती दे रहे हैं, क्योंकि 1 ही है, ये 2 की संख्या में है और ये केवल क्या है, 1 की संख्या में है। इसलिए इसका रेशियो 1:2:1 आ रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, कैपिटल टी भी देख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, स्मॉल टी केवल कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसलिए हम इसमें पूरा का पूरा उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे कि कैसा है वो, 1 है, ये 2 है, ये 1 है। लेकिन यहाँ पर टॉल से मतलब है, उसके पीछे हाइब्रिड है या क्या है उससे मतलब नहीं है अपने को, केवल टाल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर टॉल टॉल हम लोगों ने देख लिया कि टॉल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 टॉल दिखाई दे रहे हैं, 1 डॉर्फ है। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया कि हमारा फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप में टॉल, डॉर्फ, राउंड, व्रिंकल ऐसी सारी चीज़ों को काउंट कर लिया गया। लेकिन जब उसका जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप रेशियो निकालने की बारी आई, तब हम लोगों ने देखा टॉल एक्चुअल में कितना है। तो टॉल केवल 1 है, लेकिन हाइब्रिड टॉल जो है, ये टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड है ये एक्चुअल में मतलब प्योर डोमिनेंट टॉल नहीं है कि प्योर डोमिनेंट है, ठीक है नहीं। तो इसलिए क्या है, ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड टॉल की संख्या कितनी है, 2 है। डॉर्फ की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए हम लोगों ने इसका जो जीनोटाइप निकाला वो क्या निकाला, 1:2:1 के रेशियो में निकाला। आई होप आपको समझ में आया। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का देने का जो क्रेडिट है, दोनों टर्म को जोहानसन वैज्ञानिक को है। इसमें हम लोग जेनेटिक मेकअप, इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डोमिनेंट फैक्टर को। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, डेफिनेटली समझ में आएगा। केवल आप पेशेंस बना करके रखिए और शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएगी। बहुत आराम से ही हम सारी चीज़ों को आपको पढ़ा रहे हैं और आपको कोई भी किसी में भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि किसी भी प्रकार का आप डाउट लेकर के जाएं। आप शुरू से अंत तक सेशन में बने रहेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम्स होगी वो नहीं होने पाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट फैक्टर की। कि डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, दो या दीज फैक्टर आर अपीयर ओनली इन F1 जनरेशन। कि जो हमारा डोमिनेंट फैक्टर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अपने को F1 जनरेशन में जो देखने को मिलता है कि ये देखने को मिलता है कि डोमिनेंट होता है। किसमें, केवल F1 जनरेशन में ही देखने को मिलेगा कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। द फैक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन, which appear in F1 जनरेशन। ये जो फैक्टर्स होता है, ये फैक्टर केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कहाँ पर देखने को मिलता है, F1 जनरेशन में क्या होता है, देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, डोमिनेंट ही रहता है। दूसरा क्या है, हमारा रिसेसिव फैक्टर है। दूसरा क्या है, रिसेसिव फैक्टर है। हम रिसेसिव फैक्टर की बात करते हैं तो दिस फैक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ये सबसे बड़ी खास बात है कि दिस फैक्टर, अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं फिगर के थ्रू, दिस फैक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ये ऐसा फैक्टर होता है जो कि क्या होता है, F1 जनरेशन में क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं होता, बट एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन। लेकिन क्या होता है, ये अपने को F2 जनरेशन में देखने को मिलता है कि क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, अब कंप्लीट अपने को फिर से बनाना पड़ेगा। कैपिटल टी है, यहाँ पर ये स्मॉल टी है, ये क्या है, स्मॉल टी है। अब ये क्या है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है। अब इतनी सारी चीज़ें आई होप आप समझ रहे होंगे। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। यहाँ पर टॉल को कैपिटल टी, डॉर्फ को स्मॉल टी लिया गया। अब ये पेरेंट जनरेशन है, यहाँ पर गैमेटिंग कर रहे हैं, गैमेट को सेपरेट कर ले रहे हैं। जब गैमेट को सेपरेट करेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस कर देंगे, प्लांट है तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करा देते हैं। यहीं पर एनिमल होता तो क्या हो जाता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता। अब यहाँ कर जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब ये क्या हो गया, F1 जनरेशन।
इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन। अब जो ये F1 जनरेशन आई हुई है, इसमें जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है कि नहीं, जो डोमिनेंट है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। डोमिनेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पर डोमिनेंट अपने को देखने को मिल रहा है कि क्या हो, यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद F1 जनरेशन आई हुई है। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में बात करते हैं, इसी का क्या कर दें, हम सेल्फ क्रॉस करा दें। तो कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका जब सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी कर रहा सर, यहाँ पर भी, लेकिन आप एक में ही बता रहे हैं। जब भैया पहले वाले में आ गया तो यहाँ पर आने बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब F1 जनरेशन में वो करेक्टर शो हो गया तो इसका मतलब F2 में आ रहा, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर यहाँ पर तो नहीं बताया कि ये जो करेक्टर होता दोनों में देखने को मिल रहा है। जब भैया पहले वाले में आ गया, F1 जनरेशन में आ गया, जब इसी के साथ में फिर से क्रॉस करा दे रहे हैं, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है F1 के साथ में, मतलब पहले पीढ़ी के साथ में ही जनरेशन करा रहे हैं, तब तो यहाँ पर मिल ही रहा है। अब देखिए, अब ये रिसेसिव ट्रेट है, तो रिसेसिव ट्रेट का जो करेक्टर्स है ये अपने को देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, हमारा रिसेसिव करेक्टर्स है। तो जो रिसेसिव करेक्टर्स हैं, अब ये जो जनरेशन आ रही है कौन सी आ रही है, ये F2 जनरेशन से देखने को मिल रही है, इसको F2 जनरेशन बोलते हैं। अब इस F2 जनरेशन में जो रिसेसिव जो करेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिसेसिव जो करेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। बात समझ में आई कि जो डोमिनेंट एज वेल एज हमारा रिसेसिव है, तो डोमिनेंट में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो रिसेसिव में देखने को मिल रहा है कि ये रिसेसिव जो करेक्टर्स है, जो जीन है, वो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। और जो हमारा F1 जनरेशन में सबसे पहली पीढ़ी आई हुई है, वहाँ पर हमारा जो डोमिनेंट फैक्टर्स है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये है हमारा डोमिनेंट, ये है हमारा रिसेसिव। डोमिनेंट जो फैक्टर्स होता है केवल F1 जनरेशन में ही अपीयर होता है, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो F1 जनरेशन में, दिस फैक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। लेकिन अपने को देखने को मिलता है कि ये जो करेक्टर्स होता है, ये जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, जो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल स्मॉल टी आई है, ये रिसेसिव हमारा करेक्टर्स है, हमारा रिसेसिव फैक्टर्स है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। वहीं पर F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट्स है वो देखने को मिल रहा है कि वो F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, मोनो हाइब्रिड एज वेल एज डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम भी आपके लिख ही रहे हैं। आप एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं, तो एकेडमिक में भी आपको BSc MSc में भी ये हर जगह पे आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको भाई सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो कहीं बदला नहीं है कि सिलेबस बदला है। अब जैसे हम मेंडल्स में जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी कहीं नहीं बदली है कि कहीं बदली है। बस यही है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा तो उसकी जगह पे क्या कर रहा है, वो उसको सिनोनिम्स यूज कर रहा है, लेकिन जो कुछ टर्म है वो तो कहीं नहीं बदलेंगे। अब डोमिनेंट सब आपको वही बताएंगे कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या होते हैं। बस उनका बताने का जो तरीका होगा, पढ़ाने का जो तरीका होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस इतनी ही बात रहेगी। बाकी कोई डोमिनेंट को डोमिनेंट नहीं, उसको बदल के कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करेगा कि एलएल्स की जगह पे कोई दूसरी शब्दावलियाँ यूज करेगा, ऐसा नहीं है। शब्दावलियाँ वही रहेगी, फैक्टर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। बस उसका पढ़ाने का जो टर्म होगा, जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर लिखा गया है। मोनो मतलब सिंगल होता है, हाइब्रिड लिखा गया, इसका मतलब हाइब्रिड का मतलब व्हाट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है। अभी देखा मैं टॉल में हाइब्रिड टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो कर रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस इसका मतलब इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से देखने को मिल रहा है, वो भी कितना है, 1 है, तो इसका मतलब 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा
मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल से डेफिनेशन, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन ऑफ अ क्रॉस, वन पेयर ऑफ contrasting one pair of contrasting trait taken from taken for cross। बस इतना ही कि एक जोड़ी जो कंट्रास्टिंग का मतलब डिफरेंट जो ट्रेट्स होते हैं उन्हीं को क्या किया जाए, क्रॉस में लिया जाता है। तो ऐसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो आता है हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन अभी नहीं। मोनोहाइब्रिड जो रेशियो आता है किसका होता है? पहला जीनोटाइप होता है, अगला क्या होता है? फिनोटाइप होता है। इसका जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का जो रेशियो अपने को देखने को मिलता है, तो जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। इसका जो होता है 3:1 आता है। तो आप लोग इतना जानते रहिए कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें क्या होता है? सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? क्रॉस के लिए लिए जाते हैं, जिसमें इसका रेशियो जीनोटाइप का 1:2:1 आता है। फिनोटाइप जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 3:1 आता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल ट्रेट है तो एग्जाम्पल के रूप में कैसे ले लेंगे? टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ मतलब दो, मतलब एक सिंगल पेयर का कंट्रास्टिंग करेक्टर, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल ऐसे ही। तो सिंगल पेयर का कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? केवल एक सिंगल पेयर का ही कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हो। ये डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव, बिल्कुल ये सेम जो ट्विंस होता है वो क्या होता है? होमो, अपने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये डाई है, डाई मतलब दो हो गया, हाइब्रिड का मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, बिल्कुल उसी के पैरेलल आप यहाँ पे लिख देंगे। टू पेयर ऑफ, यहाँ पर वन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग trait, two pair of contrasting trait taken for cross। मतलब दो जोड़ी जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है वो कितना होता है, इसमें अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं पहला, दूसरा होता है फिनोटाइप, जीनोटाइप, दूसरा होता फिनोटाइप। जीनोटाइप में देखने को मिलता है 1:2, सॉरी 1:1:2:4:2:4:2:2:1:1। आप घबराइए नहीं, हम सारा आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशियो होते हैं वो निकाले जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जो लेंगे राउंड येलो मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन ब्रिंकिल्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया वाई स्मॉल वाई गुड़े स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। इसका मतलब इसमें टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, वाई है आर, इसका मतलब इसमें दो जोड़ी जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं वो अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये जो टर्म्स होता है वो क्या होता है? अपने को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ और सिर्फ जो होता है यहाँ पर सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेते हैं, यहाँ पर हम टू पेयर ऑफ ट्रेट को लेते हैं क्रॉस के लिए। तो ये क्या होता है? हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। वन पेयर जब लेते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्ट थिंग्स है वो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है, इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड का जो रेशियो होता है जीनोटाइप का 1:2:1 होता है, फिनोटाइप का रेशियो जो होता है 3:1 होता है। जीनोटाइप का जो रेशियो होता है 1:1:2:2:4:2:2:1 1।
9 3 3 1। जैसे आप देखिए इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 1 1 2 3 मतलब ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हो गया। अब इसी का डाई हाइब्रिड कर रहे हैं, ये मोनो हाइब्रिड में 4 आ रहा है। अब डाई हाइब्रिड में इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुणे 4 बराबर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब 9 3 12 3 15 1 16 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 मतलब सॉरी 1 1 2 2 4 2 6 4 10 2 12 2 14 1 15 1 16, इसमें भी 16 आ रहा है इसमें। लेकिन जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को लेते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, 4 का क्यूब हो जाता है। 4 का क्या होता है, क्यूब। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब कितना आ जाएगा, 64 जो होता है। 4 चौक 16 चौका 64 जो होता है देखने को मिलता है। बस अपने को मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड तक ही क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। बाकी ट्राई हाइब्रिड का जो रेशियो होगा वो हम आपको निकाल देंगे। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन केस में बैक क्रॉस एज वेल एज टेस्ट क्रॉस के बारे में। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्रॉस क्या होता है। हम लोग बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस की बात करते हैं, एक क्रॉस इन विच F1 जनरेशन क्रॉस टू एनी, मतलब बैक क्रॉस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पेरेंट की बॉडी से, मतलब जो पेरेंट की बॉडी है चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, मतलब किसी भी एनी अदर, मतलब किसी से भी क्या करते हैं F1 जनरेशन में क्या करते हैं, हम उसका क्रॉस कर देते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, उसका क्रॉस कर देते हैं। तो क्या कहलाता है हमारा F1 जनरेशन, सॉरी वो हमारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन में जो रिजल्टेंट हमको F1 जनरेशन में मिला हुआ है उसका क्रॉस हम डोमिनेंट या रिसेसिव, मतलब जो हमारा पेरेंट बॉडी है उसके किसी भी के साथ में क्या करते हैं, हम उसका क्रॉस करा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कांस्टेंट होता है कि उसको हमको जो क्रॉस कराना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कराना है, रिसेसिव के साथ में ही कराना है। तो वो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। सेल्फ क्रॉस वो होता है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा सेल्फ क्रॉस होता है उसमें जो हम क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का, सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन के साथ में ही क्या करते हैं, हम उसका क्रॉस कराते हैं। तो बैक क्रॉस क्या हो गया, बैक क्रॉस में सबसे एनी अदर ऑफ पेरेंट, पहली बात तो यही हो गई, एनी अदर ऑफ द पेरेंट, कि मतलब किसी पेरेंट्स में किसी से भी करा सकते हैं। हम लिख भी सकते हैं a cross in which F1 generation, a cross in which F1 generation, F1 generation, F1 generation crossed by anyone, crossed by anyone, anyone of the parent, of the parent, either either dominant, dominant, either dominant or recessive, या तो डोमिनेंट के साथ में हो जाए या तो किसके साथ में हो जाए, रिसेसिव के साथ में हो जाए। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डोमी सॉरी वो हमारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। अब जैसे कैसे होता है बैक क्रॉस, तो कैपिटल टी का कैपिटल टी है गुणे स्मॉल टी है। अब इसमें जो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हमारा क्या होता है, F1 जनरेशन होती है। अब इसका क्रॉस अगर हम करा दें कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी का हम किसी के साथ में करा दें, चाहे इस डोमिनेंट के साथ में करा दें, चाहे हम इसका मल्टीप्लिकेशन जो है किसके साथ में करा दें, रिसेसिव के साथ में करा दें। तो ये जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन अब यहीं पर एक थोड़ी सी डिफिनेशन अगर आप चाहें तो चेंज करा सकते हैं। जब हम रिसेसिव के साथ में इसी का क्रॉस करा देते हैं तब ये क्या कहलाता है, हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जो हमारा बैक क्रॉस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है क्या होता है, बैक या डोमिनेंट बैक क्रॉस,
एक क्या होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव बैक क्रॉस होता है। एक क्या होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेसिव बैक क्रॉस होता है। डोमिनेंट बैक क्रॉस को ही हम लोग दूसरे शब्दों में जो नाम देते हैं वो आउट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस बोलते हैं। इसीलिए हम रिसेसिव बैक क्रॉस को दूसरे शब्दों में जो नाम देते हैं वो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि जो रिसेसिव बैक क्रॉस होता है वो हमेशा रिसेसिव के साथ में होता है, इसीलिए ये क्या होता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्योंकि कैपिटल टी का हम स्मॉल टी के साथ में कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का हम हमेशा डोमिनेंट के साथ में कराते हैं। अब जब इस डोमिनेंट के साथ में कराते हैं, जब इस रिसेसिव के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पर हमेशा डोमिनेंट के साथ में कराएंगे, यहाँ पर हमेशा किसके साथ में कराएंगे, रिसेसिव बॉडी के साथ में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो बैक क्रॉस क्या हो गया, बैक क्रॉस वो होता है जो कि हमको F1 जनरेशन में हम किसी का भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी के साथ में, चाहे वो डोमिनेंट के साथ में करा दें, चाहे वो रिसेसिव के साथ में कराते हैं, मतलब किसी पैरेंट बॉडी के साथ में कराते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस हमारा दो होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम लोग आउट क्रॉस बोलते हैं और रिसेसिव बैक क्रॉस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल्फ क्रॉस नाम देते हैं। तो आई होप आपको बैक क्रॉस भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसी में हम आपको टेस्ट क्रॉस और सेल्फ क्रॉस तीनों बता देते हैं। इसको रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, बैक क्रॉस हो गया, इसी में टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस इन विच, बस एक शब्द का हेर फेर होगा, बस ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन, ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन क्रॉस्ड बाई एनी वन ऑफ द पेरेंट, नहीं, क्रॉस्ड बाई रिसेसिव पैरेंट कॉल्ड व्हाट, रिसेसिव बैक क्रॉस, इसी को बोलते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस, अभी बताया था। अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये हो गया, मतलब ये हमेशा इसके साथ में, टेस्ट क्रॉस के साथ में हो रहा है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्मॉल टी के साथ में, इसीलिए इसको F1 गुणे हमेशा रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 गुणे रिसेसिव। इसको हमेशा F1 गुणे डोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इसको मोस्टली डोमिनेंट के साथ में ही कराते हैं, लेकिन आप एनी वन जानते रहिए। अगला है सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस किसके साथ में होता है, क्रॉस इन विच F1 जनरेशन क्रॉस्ड बाय F1 जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, F1 जनरेशन मल्टीप्लाइड बाय F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का हम F1 जनरेशन के साथ में ही मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो कहलाता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, F1 जनरेशन। अब आप ऐसे याद रखिए, F1 गुणे डोमिनेंट, F1 गुणे रिसेसिव, और F1 गुणे रिसेसिव, और F1 गुणे F1। तो ये दोनों जो हो गया ये बैक क्रॉस के अंतर्गत आ गया, ये जो हो गया टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत आ गया, और ये जो आ गया किसके अंतर्गत आ गया, सेल्फ क्रॉस के अंतर्गत आ गया। बैक क्रॉस सेल्फ क्रॉस तो पूरा मेंडेलियन में भरा पड़ा हुआ है। बैक क्रॉस सेल्फ क्रॉस आपको अलग से पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब क्या है। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे कुछ और भी हमारे बेसिक पॉइंट बचे हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या होता है समझ में आया। बैक क्रॉस इसलिए मैंने दो लिखा क्योंकि ये दो होता है, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैमीट क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी जो जितना भी हम आपको बता रहे हैं सारी की सारी शब्दावलियां बार बार आती रहेंगी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं गैमीट क्या होता है। गैमीट की अगर हम लोग बात करते हैं, गैमीट क्या होता है, जो मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिससे क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि स्पेशलाइज्ड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेल्स होती है वो फॉर्म्स होती है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमीट बोलते हैं। ए मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल, एक मैच्योर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक ऐसी क्या होती है, हमारी मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ए मैच्योर रिप्रोडक्टिव क्या होती है सेल, ए मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है किसके लिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमीट बोलते हैं। गैमीट जो होता है वो क्या होता है, दो होता है, एक क्या होता है मेल गैमीट होता है, दूसरा क्या होता है फीमेल गैमीट होता है। गैमीट भी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक क्या होता है मेल गैमीट होता है, दूसरा क्या होता है फीमेल गैमीट देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब हम लोग पढ़ेंगे इम्ब्रोलॉजी, एनिमल इम्ब्रोलॉजी, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि जो मेच्योर हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जो कि स्पेशलाइज्ड होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग जो नाम देते हैं क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है जाइगोट। जाइगोट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि गैमेट अगर नहीं रहेगा तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मेल है फीमेल है, जब तक इन दोनों का फ्यूजन नहीं होगा मेल एंड फीमेल बॉडी का, तब तक क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए जो हमारी स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होती हैं, ठीक है कि नहीं, वो उसमें जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम्स होते हैं उन दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन्स के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, विंड के थ्रू से पॉलिनेशन होता है, अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्या होता है, जो पॉलिनेशन के थ्रू से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है कंप्लीट होती है। जाइगोट की बात करते हैं, द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हमारा गैमेट है, अब इस जो गैमेट दो प्रकार का होता है, जब इस मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का दोनों का जो होता है क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पर रिजल्टेंट के रूप में क्या बनता है, जाइगोट। जैसे यहाँ पर ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, अब मेल बॉडी है, यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से ओवा प्रोड्यूस हुआ, ये क्या हुआ, ये ओवा हो गया, ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। अब दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। अब दोनों के फ्यूजन के बाद अपने को जो देखने को मिल रहा है, दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। अब दोनों के फ्यूजन्स के बाद यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये फिर से डिप्लॉयड हो गया, तो यहाँ पर ये भी हैप्लॉयड था, ये भी क्या था, हैप्लॉयड था, दोनों हैप्लॉयड थे, दोनों का फ्यूजन हुआ, फिर से हमारे क्या बन गई, यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स बन गए। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, मेल एंड फीमेल्स क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो हमारे क्या हैं, गैमीट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर की। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है फीचर ऑफ इंडिविजुअल, ए फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो फीचर्स होता है किसी भी इंडिविजुअल्स का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो फीचर्स होता है, अथवा जो इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है किसी, मतलब पर्सन्स की तरफ, किसी इंडिविजुअल्स की तरफ क्या किया गया, उसको इंडिकेट किया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स लिख दिया गया है। कि जो फीचर्स होता है किसी इंडिविजुअल्स का वो क्या कहलाता है, वो कैरेक्टर्स कहलाता है। नेक्स्ट होता है क्रॉस, कि क्रॉस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्रॉस अभी मैंने बताया था,
ये मेटिंग होता है टू इंडिविजुअल्स का, जब दो इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, ए मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल लीडिंग टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या करती हैं वो, लीडिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस बोलते हैं। ए मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल, जब दो इंडिविजुअल्स की क्या होती है, मेटिंग होती है, ठीक ना, वो भी गैमेट्स के थ्रू से, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड की। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है हाइब्रिड, अभी लिखा था ना टॉल टॉल में हाइब्रिड आ रहा है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हो रही है क्रॉस के बिटवीन देम, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हाइब्रिड। हाइब्रिड की बात करते हैं, ए मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, तो क्रॉस कहलाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉस, ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट। क्या होता है, या बस इतना ही लिख सकते हैं कि ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉस, जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो क्या होती है, जब क्रॉस के थ्रू से ऑब्टेन की जाती है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे क्रॉस होगा हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे हमारा क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों की ये सारे के सारे क्या हैं, ये हाइब्रिड हैं। ऐसा कुछ अगर अपने को देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट होता है P1 जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, P1 जनरेशन। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं P1 जनरेशन की। P1 जनरेशन का मतलब होता है जब एक्चुअल जो ऑर्गेनिजम्स, जो पेरेंट सेल्स होते हैं, P1 का, P का मतलब पेरेंट जनरेशन, जो पेरेंट जनरेशन, जैसे डोमिनेंट क्या कहा है, कैपिटल टी लिया गया, रिसेसिव लिया गया, स्मॉल टी लिया गया। जब एक्चुअल जो ऑर्गेनिजम्स होता है पेरेंट्स के रूप में क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, P1 जनरेशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व द वर्जिनल क्रॉस, द ऑर्गेनिज्म involved in वर्जिनल क्रॉस, कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है जब इन्वॉल्व होता है वर्जिनल क्रॉस में, क्रॉस नोन एज P1 ऑब्लिक, इसी को क्या नाम देते हैं, पेरेंट जनरेशन, इसी को क्या नाम देते हैं, पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। मतलब जब हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एक्चुअल थिंग्स हैं, जब उसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, तब हम लोग उसको जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, P1 जनरेशन का। तो आप लोग इसका भी स्क्रॉन से, अब जैसे यहाँ पर हो पेरेंट, जैसे यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, जैसे डोमिनेंट होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, एक रिसेसिव होगा, डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। पेरेंट में क्या होगा, एक टॉल होगा, एक क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो ये क्या आ गया, ये पेरेंट है। इसी को हम लोग P1 जनरेशन बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिले तो ये क्या होता है, ये फिनोमेना क्या कहलाती है, ये इसको हम लोग पूरे के पूरे को क्या नाम देते हैं, पेरेंट जनरेशंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देख ही चुके हैं, F2 जनरेशन भी देख चुके हो। फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। F1 को क्या नाम देते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 को क्या नाम देते हैं, सेकंड फिलियल जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मतलब जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है ऑफ हाइब्रिड, ऑफ हाइब्रिड ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस, ऑब्टेन
फ्रॉम ए क्रॉस, उसको क्या किया जाए, ऑब्टेन किया जाए क्रॉस के थ्रू से बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, F1 जनरेशन। इसका मतलब जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है वो हाइब्रिड, इसमें जो हाइब्रिड ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे अब ये कैपिटल टी है गुड़े स्मॉल टी, अब यहाँ पर कैपिटल टी आया, यहाँ पर स्मॉल टी, ये गैमीट है, ये P1 है, दोनों का क्रॉस हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये क्या मिला, F1 जनरेशन। इसी को F1 जनरेशन अथवा क्या नाम देते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमको मिला हुआ हाइब्रिड ऑब्टेन जो हुआ है, उसी का फिर से क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस कर दे रहे हैं, और जब उसका क्रॉस फिर से करते हैं तो इसमें क्या होती हैं, टू डिफरेंट जेनेटिकल क्या होते हैं, जो पेरेंट होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के दोनों जो जेनेटिकली क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी। तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो मिला, लेकिन दोनों फिर हमको यहाँ से दो स्पीसीज जो मिल रही हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, वो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है। ये हाइब्रिड है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, F2 जनरेशन, ये भी बिल्कुल सेम होता है F2 जनरेशन भी। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन होती है। फिलियल जनरेशन, इसमें इंडिविजुअल्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंडिविजुअल्स का मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड। अब यहीं तक F1 था, यहीं तक पूरा का पूरा F1 था। अब यहाँ पर जब F2 जनरेशन लेंगे तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सेल्फ क्रॉस कराएं, कि यहाँ पर बैक क्रॉस हो, कि यहाँ पर टेस्ट क्रॉस हो। अब जो भी कराएंगे, मान लीजिए सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, तो सेल्फ क्रॉस कराने पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी गुड़े कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, फिर इसका कैपिटल टी के स्मॉल टी के साथ में, फिर स्मॉल टी, एक मिनट रुक जाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी गुड़े कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और ये स्मॉल टी। तो ये डिपेंड करता है सेकंड फिलियल जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑब्टेन होते हैं वो ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड मोड से, कि जो ये अपने हाइब्रिड हैं, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये हाइब्रिड है। अब इस हाइब्रिड से क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑब्टेन्स होते हैं, तो जो अपने को ये जनरेशन से मिल रही है, इसी जनरेशन को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं, F1 जनरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एक हमारी है प्योर लाइन। नेक्स्ट क्या है, प्योर लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर लाइन का मतलब होता है सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग, जो मतलब सेल्फ ब्रीडिंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे लाइक हम पाइजम सेटाइबम्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, हमारे होमोलॉगस जो जीनोटाइप्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ए सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग जनरेशन हैविंग homologous जीनोटाइप इज कॉल्ड P1 जनरेशन। तो P1 जनरेशन में केवल इतनी बात आपको याद रखना है कि सॉरी, प्योर लाइन में ये सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग, इसमें क्या होती है, सेल्फ ब्रीडिंग की सीरीज होती है, जिसमें जो जनरेशन्स होते हैं हैविंग क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होते हैं उसके पास, ये जीनोटाइप है। होमोलॉगस क्या होता है, जीनोटाइप देखने को मिलता है। एक लास्ट है इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट क्या है इसमें, रेसिप्रोकल क्रॉस है एक। नेक्स्ट इसी में है एक रेसिप्रोकल क्रॉस।
रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, एक हम आपको बताएंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, टू चेक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अथवा मैटरनल इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज करते हैं। ओके, तो ये तो था पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी। आई होप 1 घंटे से ज़्यादा लगे होंगे इसको पूरा का पूरा समझाने में। अब जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, अगर आपने ईमानदारी से पूरा का पूरा सेशन को शुरू से अंत तक पढ़ा है तो आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी में अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल्स की पूरी हिस्ट्री से लेकर के मेंडल क्यों सक्सेस हुआ और मेंडल क्यों फेल थे, उनके फेलियर्स एज वेल एज जो सक्सेस की कहानी है वो पूरी की पूरी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मेंडल एक्सपेरिमेंट में। प्रयास करेंगे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है 3 का तीनों, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट एक लेक्चर्स में ही पढ़ें। तो फिर हम लोग आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको शेयर करिए। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।